गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सब बढ़िया चल रहा है, पढ़ाई कैसी चल रही है? ओके। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज देखने वाले हैं इवोल्यूशन। और इवोल्यूशन में हम क्या देखेंगे? पूरा इवोल्यूशन भाई साहब, पूरा इवोल्यूशन देखना है हमें। आपका इवोल्यूशन तो कराना है, ठीक है? तो देखो, इवोल्यूशन चैप्टर को क्या है, बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है? या हम डिवाइड करेंगे। पहला है थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, कि इवोल्यूशन में क्या क्या थ्योरीज दिए गए हैं। कुछ आप एक दो चीजें देखते हैं, शुरू से पढ़ते आते हैं, बिग बैंग से लेके चाहे वो रिकैपिचुलेशन थ्योरी तक हो, तो पूरा हम थ्योरी का पार्ट देखेंगे। और फिर उसके बाद हम इवोल्यूशन की तरफ पढ़ेंगे, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, कि आखिर इवोल्यूशन हुआ कैसे, किस फेज क्या है इवोल्यूशन के। क्लियर है? जिसमें आपके बुक में चार्ट दिया हुआ एनसीईआरटी में, लास्ट में आप देखेंगे 138 139 पेज पे, तो आपको एनसीईआरटी में दिख जाएगा। दूसरी चीज ये कि हमें बाहर का कुछ भी नहीं पढ़ना है। एक चीज आप लोग समझ लीजिए, जो गलती आप करते हैं वो क्या करते हैं कि सर एनसीईआरटी पढ़ ले क्या? भैया बाइबल है, वो पढ़ना है, उसे लाजमी है, मैंडेटरी है, कोई स्किप का चांस नहीं है। कोई अदर ऑथर आपको नहीं चाहिए अगर एनसीईआरटी आप सही से पढ़ लेते हैं। बहुत ज्यादा डिटेल में, बहुत अच्छे डिटेल में दिया हुआ है, उसे समझाने वाला आपके सामने खड़ा है। जो चीज डाउट हो आप पूछिए, ठीक है? तो वी विल स्टार्ट विद द इवोल्यूशन चैप्टर। ओके, ठीक है। अब अगर हम देखें, क्योंकि ये बहुत क्विक रिवीजन मोड में है ना, हम एक अगर डिटेल में आपको चाहिए कि सर इसका थोड़ा डिटेल में और थोड़ा और इलेबोरेटिव मैनर में समझाइए, तो आप बोलिएगा, उसके लिए वीडियो बना दिया जाएगा। लेकिन अभी हमें क्विक रिवीजन करना है। आजकल वो क्या चला हुआ, वन शॉट वाला है ना, तो वन शॉट हम लोग देखेंगे, कुछ ज्यादा ही वन शॉट में चलेगा। देखो, तो थ्योरीज की अगर हम बात करें तो पहले आप जानते हैं, आपकी बुक क्या लिखता है कि लाइफ क्या थी। सर अगर देखा जाए तो अर्थ ओरिजिनेट फ्रॉम लाइक 4.5 बिलियन ईयर अगो, और लाइफ कब आई? उसके 500 मिलियन ईयर्स के बाद आई, दैट इज अप्रोक्सीमेट 4 बिलियन। अगर 4.5 के पहले अर्थ आया है, अर्थ के बनने के 500 मिलियन के बाद लाइफ आई है, तो दैट इज 4 बिलियन ईयर्स अगो। क्लियर है? अब उसमें थ्योरी आई, कुछ लोगों ने कहा क्या बिग बैंग थ्योरी थी, कि बिग बैंग थ्योरी में क्या हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, एक्सप्लोजन की वजह से अर्थ के क्या हुए, बहुत सारे, अर्थ के नहीं आपके यूनिवर्स के बहुत सारे टुकड़े हो गए, ठीक है? और बहुत छोटे छोटे प्लैनेट्स में वो डिवाइड हो गए। छोटे प्लैनेट भी बहुत बड़े प्लैनेट है। अब अगर हम उसकी बात करें, सर ऐसा हुआ क्यों, ठीक है? नेबुला फॉर्मेशन, तो आपकी बुक में जो इन्फॉर्मेशन है, ज्यादा हमें नहीं जानना है, बहुत डिटेल में नहीं जानना है, अपनी नॉलेज मुझे शो नहीं करनी है, जो आपके काम का है वो जानना है। तो देखो, अर्लियर एटमॉस्फेयर में अगर हम बात करें, ध्यान से सुनिएगा, सुनना है, लिखना उतना नहीं है, सुनना है। यहाँ पे सुनने के लिए आए हैं, रिवीजन मोड पे आए हैं, ठीक है? देखो, तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो क्या कहते हैं कि पहले अर्लियर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं था, ओजोन लेयर नहीं थे, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई था। बस समझ में आ रही है? ओजोन लेयर नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था, टेम्परेचर हाई था। ऑब्वियस है, अगर ओजोन लेयर नहीं है तो क्या होगा, रेडिएशन डायरेक्ट आएंगे। और आप देखते हैं सर थोड़ा सा डिप्लेशन चल रहा है, अभी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी हुई है, कितना ज्यादा है, तो पहले भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, 800,000 उससे ज्यादा के आसपास टेम्परेचर अर्लियर एटमॉस्फेयर में पाया जाता था। फिर जैसे जैसे ओजोन लेयर का फॉर्मेशन शुरू हुआ, टेम्परेचर क्या हुआ, थोड़े रिड्यूस होना शुरू हुए, तो वेपोराइजेशन हुआ, वाटर वेपर्स का फॉर्मेशन हुआ, और उससे रेन हुए, और रेन से फिर क्या है, ओशन का फॉर्मेशन हुआ, और उसके बाद लाइफ आना शुरू हो गए। क्लियर है? ये चीज आपको आगे इकोलॉजी में मिलता है, जहां पे आपको लिखा होता है, इवन प्लांट किंगडम में लिखा होता है कि मोजेस एंड लाइगेन आर द फर्स्ट टू कॉलोनाइज द लाइफ। बस समझ में आ रही है? मतलब रॉक में कॉलोनाइजेशन उन्होंने किया था, ये बात लिखी होती है बस जानने के लिए। तो अगर हम आगे थ्योरी में बढ़ें जल्दी से, तो हम थ्योरी में देखेंगे सबसे पहले क्या कहा गया कि सर थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया, कि लाइफ कम फ्रॉम आउटर स्पेस, ठीक है? बाहर से कहीं से लाइफ आ गई, कोई एलियन था, आया, यहाँ के बसना शुरू कर दिया। उसके बाद आती है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ए बायोजेनेसिस, कि लाइफ किससे आई, नॉन लिविंग थिंग से आई स्पॉन्टेनियसली, इसीलिए स्पॉन्टेनियस जनरेशन बोलते हैं। जिसका एग्जांपल क्या देता है कि नील रिवर के मड से आ गया, नील रिवर के मड से क्या हुआ, एम्फीबियन आए, उससे रेप्टाइल्स डेवलप हुए। तो भाई साहब, सुनने में ही अजीब नहीं लग रहा आपको कि सर मड से एम्फीबियन निकल रहा है, उससे लाइफ ओरिजिनेट हो रही है, कैसे पॉसिबल है? तो ये भी सुनने में बहुत अजीब लगा, बट उस टाइम था कि नहीं ठीक है, ए बायोजेनेसिस हो सकता है। तो क्या बोला गया, पहले सबसे पहले क्या आया, ए बायोजेनेसिस, स्पॉन्टेनियस जनरेशन, फिर पैंसपर्मिया भी है, बट ऐसे आप देखेंगे तो ए बायोजेनेसिस, ठीक है? ए बायोजेनेसिस, बायोजेनेसिस क्या है, बायो इज लाइफ, तो जेनेसिस इज फॉर्मेशन, लाइफ का फॉर्मेशन। ए लग जाए बायो में, अगर ए लग जाए तो हम सब जानते हैं ए बायोजेनेसिस, है ना? लाइफ, जेनेसिस इज फॉर्मेशन, एंड ए मींस एब्सेंट, ए मींस एब्सेंट।
तो लाइफ एब्सेंट है, मतलब लाइफ जिससे आ रही है, इसका फॉर्मेशन हो रहा है लाइफ का, वो नॉन लिविंग थिंग से आ रहा है, इसका नाम ही बता रहा है। अब क्या कीजिए, ए हटा दीजिए, तो अब कौन सी थ्योरी आई, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। गुड, दैट इज थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस कि लाइफ अब किससे ओरिजिनेट हुई, नॉन लिविंग से नहीं हुई, लिविंग थिंग से हुई। लुईस पास्चर साहब ने सबसे पहले इस थ्योरी को दिया, मतलब सबसे पहले क्या, उन्होंने ही दिया। अब जिसे अगर याद नहीं है, वो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो लिख भी सकते हैं पॉज करके, या पहले एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में सुनो मेरे भाई, उसके बाद लिखते रहना ना, लिखने में क्या यार, बुक में सब कुछ दिया हुआ है। तो ठीक है, बायोजेनेसिस क्या कह रहा है कि बायोजेनेसिस कह रहा है लाइफ कम फ्रॉम लिविंग थिंग्स, नॉट नॉन लिविंग थिंग एज सेड बाय द एबायोजेनेसिस। और इन्होंने ऐसे ही नहीं कहा, ठीक है, इन्होंने क्या किया, अगर आप कंपेयर करेंगे ना, क्या कहते हैं, लाइफ कम फ्रॉम लिविंग थिंग या फिर लाइफ कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। एक सेंटेंस समझो यहां पे, कितनी अच्छी चीज है, लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। ये नाम कहीं सुना हुआ नहीं लग रहा है, ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस कहीं सुना हुआ नहीं लग रहा है, ध्यान दो। लाइफ कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। आप 11th क्लास में जाएंगे, 11th क्लास आपने पढ़ा है, 11th क्लास आपने सेल पढ़ा है, सेल में सेल थ्योरी पढ़ी है, सेल थ्योरी में क्या लिखा है, सेल कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, सेल कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, है ना, और सेल है तो लाइफ है, लाइफ है तो सेल है। बात समझ में आ रही है, तो कितनी अच्छी बात है। अब बताओ किसने किसका नकल किया, पता नहीं किया भी किसने किया, नकल के लिए इसीलिए कहते हैं अकल चाहिए। कॉम्परेटिव एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पे साइंटिस्ट ने कंपेयर कर लिया उन चीजों को, आपको कंपेयर करना, और साइंटिस्ट ने किया भी कि नहीं किया, वो समझाने के लिए बोल रहे, ठीक है। तो लाइफ कम फ्रॉम प्री-एग्जिस्टिंग लाइफ, सेल कम फ्रॉम प्री-एग्जिस्टिंग सेल। ये चीज किसने कही, ये चीज दैट इज लुईस पास्चर साहब ने। और सिर्फ कहा नहीं, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया। उन्होंने क्या, एक स्वान नेक फ्लास्क लिया, स्वान नेक बोलते हैं जो नेक को ना, जब आप इस तरह से आप उसको सील कर दिया फ्लास्क को, कोई फ्लास्क था, मेरा डायग्राम बहुत माशाल्लाह है, इसलिए मैं बनाता कम हूँ, बस ठीक है, आपके लिए बना दे रहे हैं। ये उल्टा फ्लास्क बन गया भाई, इतनी बेइज्जती नहीं करानी ऑनलाइन में मुझे, ठीक है, ये उल्टा फ्लास्क बन गया। अब फ्लास्क मान लो कोई भी बीकर था, फ्लास्क था, उसको इन्होंने क्या किया, सील कर दिया। अब सील, ये क्या बना दिया मैंने, अरे ठीक है, चलो उसको सील कर दिया, ठीक है। ये स्वान नेक, हमें मैंने देखना स्वान नेक क्या है, इसे सील कर दिया, इस चीज को सील कर दिया लाइक दिस, ठीक है। यहां था, ये फ्लास्क है, इसको इन्होंने पूरी तरह से क्या किया, सील कर दिया। तो इसे क्या नाम दिया गया, स्वान नेक नाम दिया। तो स्वान नेक क्या है, सिंपल सा समझो इसे लिखने की जरूरत नहीं है, कि इन्होंने क्या किया, दोनों में, जैसे मान लीजिए दो फ्लास्क है, दोनों फ्लास्क में इन्होंने क्या किया, ईस्ट डाला और स्टेरलाइज कर दिया फ्लास्क को। स्टेरलाइज करने से क्या होगा, फ्लास्क क्या होगा सर, मतलब ईस्ट क्या होगा, किल्ड हो जाएगा। स्टेरलाइज कर दिया ना, याद करो आपने जेनेटिक्स में एक्सपेरिमेंट पढ़ा हुआ है, स्टेरलाइज कर देते हैं तो क्या हो जाता है, जैसे हीट किल्ड, वहां पे टर्म क्या था, ग्रिफिथ साहब ने क्या किया, हीट किल्ड कर दिया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, याद है, हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दैट इज। तो यहाँ पे इन्होंने स्टेरलाइज कर दिया है, ईस्ट क्या हो गया है, किल्ड हो गया है। अब उससे फायदा क्या हुआ, अब इन्होंने क्या किया, एक को तोड़ दिया, मान लो इस फ्लास्क को इन्होंने क्या किया, तोड़ दिया। तोड़ने से क्या होगा सर, स्पेस आ गया, अब इसमें एंट्री हो सकती है किसकी, एयर आ सकता है ना। अगर कोई चीज सील है तो उसमें एयर भी नहीं जाएगी, सील करने का मतलब ही यही था। अब एक बीकर को इन्होंने तोड़ दिया है, एक फ्लास्क को तोड़ दिया है, दूसरे को नहीं तोड़ा। तो जिसे तोड़ दिया था उसमें क्या होगा, तो सर उसमें एयर का पास हुआ, एयर के थ्रू क्या आ जाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे। और जो दूसरा सील है उसमें सर कोई एयर नहीं, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं आएगा। तो क्या पाया गया, जिस फ्लास्क को उन्होंने तोड़ा था उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए, और जिस फ्लास्क को उन्होंने नहीं तोड़ा था उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप नहीं हुए। इसका मतलब क्या हुआ कि सर अगर नॉन लिविंग थिंग से आता तो दोनों में ईस्ट है जो कि किल्ड है, मरा हुआ है, नॉन लिविंग है, तो दोनों में लाइफ आनी चाहिए थी ना। टूटा हुआ में ही क्यों आया, इट मींस लाइफ कम फ्रॉम नॉट लिविंग थिंग बट प्री एग्जिस्टिंग लिविंग सेल्स या थिंग्स। क्लियर है, यहां तो कोई इशू नहीं, ठीक है। तो बायोजेनेसिस को उसके आगे भी एक और एक्सपेरिमेंट है, एक साइंटिस्ट आए थे जिसका नाम था एफ रेडाई। क्या नाम था, एफ रेडाई। एफ रेडाई साहब ने क्या किया, बायोजेनेसिस को ही एक तरह से फिर से एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया। उन्होंने क्या किया, मैगॉट्स लिया, मैगॉट जानते हैं वो फ्लाई के लार्वा, तो उन्होंने मैगॉट्स एक्सपेरिमेंट कहते हैं उसे। उन्होंने क्या किया कि सर उन्होंने 3 बीकर लिए,
दो बीकर को सील कर दिया और एक बीकर को सील नहीं किया। अब सील का मतलब ऐसा नहीं स्वान नेस्ट की तरह सील, मतलब पेपर लगा दिया, एक में प्लास्टिक कवर लगा दिया। आप एल्युमिनियम फॉइल लगाते हैं ना, किसी को प्लास्टिक से रैप कर देते हैं, तो उन्होंने किसी को प्लास्टिक से रैप कर दिया, किसी को एल्युमिनियम से रैप कर दिया, और एक को क्या किया, ओपन छोड़ दिया, खुला छोड़ दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, तीनों में उन्होंने, जैसे इन्होंने रखा था ईस्ट, उन्होंने क्या रखा, मीट रख दिया। अब मीट रखा तो क्या हुआ, दैट इज मड वाला फीलिंग आएगा, देखो ना। तो क्या हुआ, मीट रख दिया। मीट रखने से क्या होगा सर, कि फ्लाई आता है, फ्लाई आके क्या करता है, बैठ जाता है, मीट पे बैठेगा ना। अब बताओ सर, एक जार ओपन है, दो जार क्लोज है, फ्लाई किस में आगे बैठेगा, ओपन वाले में आगे बैठेगा। ओपन वाले में आके बैठा तो फ्लाई का लार्वा किस में डेवलप होगा, ओपन वाले में डेवलप होगा। लार्वा से फिर क्या बनेगा, मैगॉट, मैगॉट दैट इज, फिर उससे फ्लाई डेवलप हो जाएगी। तो जो ओपन वाला था उसमें क्या हुआ, लार्वा से फिर आपका फ्लाई डेवलप हो गया, नहीं लाइफ डेवलप हो गई। बट जो दो क्लोज जार थे, डजंट मैटर सर वो पेपर से क्लोज है, एल्युमिनियम फाइल से है, प्लास्टिक से, बट जो क्लोज था ऑब्वियस उसके अंदर फ्लाई नहीं जा सकती थी, तो वहां पे कोई लाइफ नहीं दिखा, मैं आपके मीट में कोई मैगॉट नहीं दिखा। तो इससे अगेन क्या प्रूफ हुआ कि लाइफ कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। क्लियर है, कोई दिक्कत, ठीक है, आगे बढ़ो। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आए आपके दो साइंटिस्ट, आपके एनसीईआरटी में नाम दिया हुआ है, दैट इज हेल्डेन एंड ओपेरिन। दो साइंटिस्ट आए जिन्होंने क्या दिया, केमिकल इवोल्यूशन दिया, थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। ठीक है, हमारा रफ्तार बढ़ेगा, स्पीड करना है हमें, अभी से समझ लो। केमिकल इवोल्यूशन में क्या हुआ, दो चीज होता है। हेल्डेन और ओपेरिन में एक खास बात और है कि इनके बारे, इनका ये भी पूछा था ये कहां से थे, एनसीईआरटी में ये भी दिया हुआ है। तो हेल्डेन कहां से थे, दैट इज फ्रॉम इंग्लैंड, एंड ओपेरिन कहां से थे, दैट इज फ्रॉम रशिया। ठीक है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, एआईपीएमटी में आया था। तो दैट इज हेल्डेन इंग्लैंड से एंड ओपेरिन रशिया से। अब इसे याद रखने के लिए आप लोग जो है वही ये भी है, दैट इज हीरो। कौन है ये, हीरो है। हीरो कैसे है, एस से हेल्डेन, इंग्लैंड, रशिया से कौन थे, ओपेरिन थे, याद रहेगा, कोई दिक्कत, आगे बढ़ो। केमिकल इवोल्यूशन क्या कहता है, इन्होंने कहा ना लिविंग से ना नॉन लिविंग से, किससे, केमिकल से आया है। लाइफ कम फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, किससे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इन ब्रैकेट आपके एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ, आरएनए, प्रोटीन, क्लियर है, ईटीसी। तो किससे आई लाइफ, दैट इज नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। इससे एक्सपेरिमेंटली इस थ्योरी को, दैट इज थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, इस थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूफ किया, दैट इज एसएल मिलर एंड उरे ने। इसे एसएल मिलर, मेनली नाम एसएल मिलर का था, उरे साहब का पूछ लेता, नहीं पूछेगा तो मिलर, पूछ लिया तो बोथ। तो दैट इज एसएल मिलर एंड उरे साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने केमिकल इवोल्यूशन को प्रूफ किया। आप एनसीईआरटी का सेकंड पेज जैसे पलटोगे इवोल्यूशन का, तो आपको इनका पूरा वो डायग्रामेटिक पैनल भी दिख जाएगा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑब्वियसली डायग्राम नहीं पूछता है आपसे ये वाला फ्लास्क का, तो क्या पूछता है इस थ्योरी में कि एसएल मिलर ने जो एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने कैसे केमिकल इवोल्यूशन को प्रूफ किया। तो इन्होंने क्या किया, चार चीजें ली, क्या क्या, मीथेन लिया, अमोनिया लिया, हाइड्रोजन लिया एंड वाटर वेपर लिया। ठीक है, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन एंड वाटर वेपर लिया। और इन्होंने कितने टेम्परेचर पे यूज किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज एट 800 डिग्री सेल्सियस। कितने पे लिया, 800। पहले याद करो, लेयर एटमॉस्फेयर कैसा था, बहुत हाई टेम्परेचर वाला था सर, जब तक ओजोन लेयर नहीं आया था। क्लियर है, तो इन्होंने ये चार चीज ली। पहला क्वेश्चन, कितने टेम्परेचर पे, 800 पे। ठीक है, दूसरा रेशियो क्या था, वाटर वेपर को छोड़ दे तो मीथेन, हाइड्रोजन एंड अमोनिया का रेशियो क्या था, 2:1:2 रेशियो पूछता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है। ठीक है, तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या पाया, वेपराइजेशन हुआ, वेपर का फॉर्मेशन हुआ, उसमें कुछ मॉलिक्यूल्स मिले और वो मॉलिक्यूल में क्या मिला, अमाइनो एसिड मिला। अमाइनो एसिड में क्या मिला, एस्पार्टिक एसिड मिला, ग्लाइसिन मिला। क्लियर है, ये चीज इन्हें एक्सपेरिमेंटली मिला और वहां से फिर इन्होंने कहा कि सर पहले क्या हुआ, पहले कौन आया, केमिकल्स आए। और उस केमिकल से, अब देखो अमाइनो एसिड क्या है सर, अमाइनो एसिड से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। प्रोटीन से क्या है, मेटाबॉलिज्म है। सेल क्या करता है, मेटाबॉलिज्म करता है। मतलब क्या है, केमिकल है तो लाइफ है, केमिकल नहीं है तो लाइफ नहीं है, दैट इज अ केमिकल इवोल्यूशन।
अरे समझ रहे हो कि उड़ रहा है, ठीक है। तो हम डिटेल में नहीं जा रहे, ये रिवीजन क्लास है, इस बात को आप सोच के बैठिए। जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस है आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी, बट मैं कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ा सा, ताकि जो फर्स्ट टाइम भी हो उनको भी थोड़ी सी समझ में आए। बट ऑब्वियसली इट्स अ वन शॉट वीडियो और हमें बहुत जल्दी इस चैप्टर को कंप्लीट करके करना है, दैट इज क्विक रिवीजन मोड पे है। तो इसलिए बुक लेके बैठे रहें, बुक में चेक करें, एक दो चीज फ्लो में स्पीड में निकल जाए, गलत भी निकल जाए तो माफ कीजिए और उसे करेक्ट कीजिए, ठीक है। ओके, नाउ कम। अब क्या हुआ सर कि मिलर साहब ने क्या किया, एक्सपेरिमेंटली केमिकल इवोल्यूशन को प्रूव कर दिया, कोई दिक्कत। अब ठीक है, सबसे ज्यादा माना जाता है मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी क्या है, यही केमिकल इवोल्यूशन है, दैट इज द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी टिल डेट, मतलब इवोल्यूशन के रिगार्डिंग, ठीक है। अब इवोल्यूशन का देखो थ्योरी पता चल गया, तो जब थ्योरी पता चल गया तब हमें क्या जानना है, सर इवोल्यूशन हुआ कैसे, किससे हुआ, आप समझ में आ गया। सर केमिकल पहले आए, फिर केमिकल से नॉन सेलुलर लाइफ, आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है, नॉन सेलुलर लाइफ 2 बिलियन ईयर्स अगो आया, एंड सेलुलर लाइफ फिर नॉन सेलुलर लाइफ 3 बिलियन आया, और सेलुलर आपके कब आए, 2 बिलियन ईयर्स अगो आए, ठीक है। ये आपके कुछ डेटा हैं जो एनसीईआरटी देते हैं। फिर एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम था अल्फ्रेड वेलेस साहब, ठीक है। तो हम साइंटिस्ट का नाम एक साथ देखेंगे, बट हम एक चीज पहले देख लेते हैं, दैट इज इवोल्यूशन में क्या क्या टर्म्स आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। फर्स्ट इज एटाविज्म, फर्स्ट इज एटाविज्म। एटाविज्म को आप इन जनरल क्या समझ सकते हैं, रिवर्सल से समझ सकते हैं, दैट इज रिवर्सल समझ सकते हैं। रिवर्सल क्या हुआ, एटाविज्म मतलब क्या है, रीअपीयरेंस ऑफ एंसेस्ट्रल कैरेक्टर विच वर लॉस्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। मैं दोबारा बोल देता हूं, एटाविज्म क्या है, रीअपीयरेंस ऑफ एंसेस्ट्रल कैरेक्टर विच वर लॉस्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। क्लियर है। इसका मतलब क्या है कि सर वो एंसेस्ट्रल का कैरेक्टर दिखना जो कहीं पे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन वो क्या हुआ था, खो गया था। जैसे पोस्ट एनल टेल, एंसेस्टर के अगर एप से हम आए हैं तो हमारे एंसेस्टर एप है, तो एप में क्या है, पोस्ट एनल टेल पाया जाता है। हमारे इसमें क्या है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाया जाता है पोस्ट एनल टेल। आप एनसीईआरटी एनिमल किंगडम में पढ़े होंगे, चार्ट बना के दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट, वहां पे क्या लिखा हुआ, पोस्ट एनल टेल लिखा हुआ है हमारा, यस और नो बोलना भाई, ठीक है। चलो सॉरी, तो रिवर्सल समझ में आ गया। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक साइंटिस्ट है जिनका नाम आपने ऑलरेडी सुना होगा, अर्नस्ट हैकेल, ठीक है। 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम, 6 किंगडम, मेनली 5 किंगडम तक याद करो। अर्नस्ट हैकेल इनमें से कहां पे है, 2 किंगडम दिया, 3 दिया, 4 दिया, 5 दिया, कौन सा दिया बताओ मुझे, कमेंट करो, ठीक है। तो अर्नस्ट हैकेल साहब ने यहां पे क्या बोला, ये इन्होंने पहले के डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी में, बोल्ड करके लिखा हुआ है क्या, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन। इन्होंने क्या किया, एक थ्योरी दिया और उस थ्योरी में क्या बोला, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन। अब एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट मतलब क्या, एम्ब्रियो के बारे में कुछ बोला होगा, इन्होंने बोला क्या, इन्होंने एक टर्म बोला, दैट इज ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी। ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी, ठीक है। ऑन्टोजेनी किसे कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर को। फाइलोजेनी आप जानते होंगे, फाइलोजेनेटिक एनालिसिस, दैट इज इवोल्यूशनरी एनालिसिस या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को कहते हैं। ऑन्टोजेनी किसे कहेंगे, दैट इज एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर को कहेंगे, ठीक है। फाइलोजेनी हम जानते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को कहते हैं या इवोल्यूशनरी कैरेक्टर को, ठीक है। लिखवाते बहुत हो भाई। एंड रिकैपिचुलेट्स मतलब क्या होता है, दैट इज रिपीट, रिकैपिचुलेट इज रिपीट। अब समझ में आ रहा है क्या बोला, इवोल्यूशनरी कैरेक्टर रिपीट्स इन एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर। डरने का नहीं, ये इन्होंने बोला था, समझा मैं देता हूं इनके कहने का तात्पर्य क्या था। तो इन्होंने क्या बोला कि जो भी एंसेस्ट्रल कैरेक्टर लॉस्ट हो गए थे हमारे, एटाविज्म याद है, एंसेस्ट्रल कैरेक्टर जो भी लॉस्ट हो गए थे हमारे, वो एम्ब्रियो में दिखते हैं। कहां दिखते हैं, एम्ब्रियो में दिखते हैं। ये कहने का मतलब है। जैसे एग्जांपल मैंने ऑलरेडी दे दिया, पोस्ट एनल टेल, कि सर पोस्ट एनल टेल एडल्ट में है, किसमें एडल्ट में है, एंसेस्टर में, चिंपैंजी में, एप में, और वो हमारे किस में दिखता है,
एम्ब्रियो में दिखता है। हर ह्यूमन के एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होता है, पोस्ट एनल टेल होता है, पर जैसे ही वो बड़े होते हैं वो पोस्ट एनल टेल फिर मतलब खत्म हो जाता है, नहीं दिखता है। तो इसी चीज को ये डिफाइन करना चाह रहे हैं और इसीलिए क्या बोला जा रहा है, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन। क्लियर, कोई दिक्कत? अब ऐसा थोड़ी होता है साइंटिस्ट कुछ भी बोला मान लेते हैं लोग, नहीं, दूसरे साइंटिस्ट आए, दैट इज वॉन बेयर। कौन आए? वॉन बेयर साहब आए। वॉन बेयर ने इनकी ये थ्योरी को डिसअप्रूव्ड किया। इस थ्योरी का जो नाम है, जो एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन है, रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी जॉन्टोजेनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी है, इसे हम कहां लिख दूं, रिकैपिचुलेशन थ्योरी या बायोजेनेटिक लॉ भी कहते हैं, बायोजेनेटिक लॉ। क्लियर है? रिकैपिचुलेट से याद रहेगा, रिकैपिचुलेट थ्योरी, एंड दूसरा बायोजेनेटिक लॉ। तो इन्होंने, वॉन बेयर साहब ने क्या किया, इनकी इस थ्योरी को डिसअप्रूव किया। इन्होंने बोला कि एम्ब्रियोनिक स्टेज नेवर पास थ्रू द एडल्ट स्टेज ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। फिर से सुन लो, ऑर्गेनिक दैट इज सॉरी एम्ब्रियोनिक स्टेज नेवर पास थ्रू द एडल्ट स्टेज ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं? वेरी गुड, आ जाइए, है तो पूछ लो, कमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये मामला हो गया हमारा कि सर कैसे आया, क्या आया। अब देखो, दो साइंटिस्ट बहुत फेमस हैं, लमार्क साहब एंड डार्विन साहब, इन केस ऑफ कहां, इवोल्यूशन में। ठीक है, हम दोनों को देखते हैं। पहले देखेंगे लमार्क साहब। लमार्क साहब का वाला बहुत ही है ना, आपने सुना होगा वो जिराफ का गर्दन लंबा कैसा हुआ, तो सर पहले पेड़ बहुत बड़े होते थे, वो क्या करते थे, गर्दन को ऊंचा कर करके खाते थे, तो जनरेशन जल जनरेशन क्या हुआ, उन्होंने नेक का बहुत यूज हुआ तो नेक बड़ा हो गया। समझ लो, ये है लमार्क साहब की थ्योरी, जिस थ्योरी को हम क्या कहते हैं, थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड इनहेरिटेंस, थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड इनहेरिटेंस। क्लियर है? इस थ्योरी में लमार्क साहब ने क्या बोला, गिवन बाय लमार्क। तो इस थ्योरी में लमार्क साहब ने बोला कि सर क्या होता है कि जो भी चीज का आप यूज, जिस भी बॉडी ऑर्गन का यूज ज्यादा करते हैं, वो आपका जनरेशन बाय जनरेशन क्या होगा, ऐसा नहीं आप आज यूज करेंगे कल बढ़ जाएगा, जनरेशन बाय जनरेशन, कुछ जनरेशन के बाद, 7, 10, 12 जनरेशन के बाद वो चीज क्या है, ज्यादा यूज में आ जाएगी, या फिर नहीं करेंगे तो डिसयूज में आ जाएगी, दैट इज यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। तो इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए। क्या पॉइंट? फर्स्ट इज इंटरनल वाइटल फोर्स। इंटरनल वाइटल फोर्स, इंटरनल वाइटल फोर्स क्या होता है, इन्होंने कहा इंटरनल वाइटल फोर्स हर ऑर्गेनिज्म के इसमें होता है, और इंटरनल वाइटल फोर्स के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि जिस चीज का आप यूज ज्यादा करेंगे वो उसे बढ़ा दे। क्लियर है? मतलब जिसका यूज ज्यादा करेंगे उसमें वाइटल फोर्स ज्यादा लगेगा और उससे वो बॉडी ऑर्गन या बॉडी साइज क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? दूसरी चीज, नॉट, हम लोग सीरियल ऑर्डर में लिखेंगे, हट जा भाई, इन्वायरमेंटल चेंज एंड न्यू नीड। अब सवाल ये उठता है कि सर हम कोई भी चीज का ज्यादा या कम यूज क्यों करेंगे, अकॉर्डिंगली इन्वायरमेंटल चेंज एंड न्यू नीड्स, कि सर हमें नीड है, पेड़ बहुत ऊंचे हैं ना, तो हमें खाना है, उड़ तो सकते नहीं है, तो क्या करेंगे, हमें गर्दन से खाना, गर्दन को ऊपर कर रहे हैं, तो गर्दन को ऊपर करने की वजह से क्या हुआ, दैट इज आपके नीड्स आए, हो सकता है आप गर्दन नीचे करना पड़ जाए, न्यू नीड्स है इन्वायरमेंटल चेंज की वजह से। क्लियर है? अब क्या हुआ, इन्होंने बोला इससे क्या होगा, दैट इज यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, ऑब्वियस है सर, किसी चीज की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी हम उसका यूज ज्यादा करेंगे, किसी चीज की रिक्वायरमेंट कम होगी हम उसका यूज कम करेंगे। बट ध्यान देना है आपको इंटरनल वाइटल फोर्स पे, कि इंटरनल वाइटल फोर्स क्या कहता है, जिसका यूज ज्यादा करोगे बढ़ जाएगा, नहीं करोगे तो ऑटोमेटिक घट जाएगा। जस्ट लाइक वेस्टिजियल ऑर्गन, जस्ट लाइक योर अपेंडिक्स, यूज खत्म, बेचारे का फंक्शन खत्म, वेस्टिजियल बन गया। क्लियर? ठीक है, अब इससे होगा क्या, दैट इज एक्वायर्ड इनहेरिटेंस, एक्वायर्ड इनहेरिटेंस, एक्वायर्ड होगा ना,
वो कैरेक्टर को एक्वायर्ड कर लोगे और इससे क्या होगा, न्यू स्पेशीज का डेवलपमेंट। किसी में गर्दन छोटा था, किसी में गर्दन बड़ा हो गया, तब क्या बोलोगे था, न्यू स्पेशीज बन गया। बात समझ में आई? तो ये पूरे लाइन से इंपॉर्टेंट है, एक पूरा विजुअलाइजेशन है कि सर वाइटल फोर्स का यूज होगा, क्यों, इन्वायरमेंटल चेंज होगा, उससे क्या होगा, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन होगा, और उससे क्या होगा, एक्वायर्ड इनहेरिटेंस होगा। इसलिए बोलते हैं रटना थोड़ा बंद कीजिए, समझना थोड़ा चालू कीजिए, वरना ये दिन भी कहीं आपका ये जो ऊपर का खोपड़ी है वो आपका वेस्टिजियल ना बन जाए, दिक्कत हो जाएगी भाई साहब। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? अभी दिक्कत नहीं है, चलो समझो। अब आए इसके बस कौन, वीजमैन साहब। वीजमैन साहब ने बोला ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कट किया माइस के टेल को अप टू 22 जनरेशन। क्या किया, 22 जनरेशन तक माइस के टेल को कट किया, ठीक है। और हर जनरेशन में क्या पाया कि टेल तो बार बार आ ही जा रहा है, टेल तो बार बार आ ही जा रहा है। समझ रहे हो इस बात को? क्या हुआ कि सर लमार्क साहब क्या कर रहे हैं, यूज एंड डिसयूज। अगर किसी चीज को आप यूज नहीं करते हैं, डिसयूज ऑफ ऑर्गन होता है, तो उसकी वजह से वो फिर आपको दिखेगा नहीं। जैसे रेप्टाइल्स वगैरह में बोला गया भाई लिम्स का यूज करना बंद कर दिए, तो बहुत से रेप्टाइल में लिम्स दिखते ही नहीं है, या वेस्टिजियल बने, बहुत छोटे हो गए। क्लियर है? तो इन्होंने बोला ऐसा नहीं है। इन्होंने हर जनरेशन में क्या किया, मेल और फीमेल लिया, माइस को कट किया, मेट करवाया, जनरेशन आया, फिर उसका कट कर दिया बच्चे का, ऐसी करके 22 जनरेशन तक इन्होंने ऐसा किया। पर हर जनरेशन में टेल निकल आ रहा है, तो मतलब क्या हो भाई, 22 जनरेशन तक टेल का यूज कोई कर पा रहा था? पैदा होते ही काट दिया गया ना, तो टेल का यूज तो नहीं कर पाए, बट फिर भी टेल आ रहा है। इट मींस यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन का बात सही नहीं है। बट इन्होंने एक थ्योरी दी, जिस थ्योरी को हम कहते हैं थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म, क्या, या प्रोटोप्लाज्म, थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म, ठीक है। तो एक्चुअल में इन्होंने क्या बोला, मतलब इसके बाद इस थ्योरी में इन्होंने क्या बोला कि सर देखिए एक चीज होता है जिसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म दो तरह के होते हैं, एक होता है जर्म प्लाज्म, दूसरा होता है सोमैटोप्लाज्म, दूसरा होता है सोमैटोप्लाज्म, जर्म प्लाज्म, एंड दूसरा होता है सोमैटोप्लाज्म। क्लियर है? जर्म प्लाज्म वही है जो आप पढ़ते हैं जर्म सेल, एंड सोमैटोप्लाज्म वही है जो आप पढ़ते हैं सोमैटिक सेल। तो इससे आप एक चीज समझ सकते हैं, आपने जेनेटिक्स में भी पढ़ा है कि जर्म सेल्स क्या होते हैं सर, वो जो वेरिएशन में पार्टिसिपेट करते हैं, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, एंड सोमैटिक सेल वेरिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये चीज किसने बोला, सबसे पहले वीजमैन साहब ने थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म बोला। क्या कि जर्म प्लाज्म टेक्स पार्ट इन वेरिएशन एंड सोमैटोप्लाज्म डजंट टेक पार्ट्स इन वेरिएशन। मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जर्म प्लाज्म जा सकता है, सोमैटोप्लाज्म नहीं जा सकता। यहां तो कोई दिक्कत, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे इसमें, इस पॉइंट के आगे फिर बैकग्राउंड में बहुत कुछ समझाया जा सकता है, बट अभी नहीं, बस इतने पॉइंट को समझना जिससे आपका काम निकल जाए, ठीक है। ओके, अब आते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट, दैट इज डार्विन साहब, चार्ल्स डार्विन साहब, ठीक है। बट डार्विन साहब को जानने से पहले हम दो साइंटिस्ट का नाम जानेंगे, दैट इज एल्फ्रेड वेलेस एंड थॉमस मैल्थस। थॉमस मैल्थस, एल्फ्रेड साहब में आता है कि दो चीज इंपॉर्टेंट इनमें, एक ये कहां वर्क कर रहे थे, जो कि एनसीईआरटी में नाम दिया हुआ है, तो इट वाज वर्किंग ऑन या इन मैले आर्चिपेलागो, वर्किंग इन मैले आर्चिपेलागो, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, दे शेयर द कॉमन एंसेस्ट्री एंड सिमिलैरिटीज। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म शेयर द कॉमन एंसेस्ट्री एंड सिमिलैरिटी, शेयर द सिमिलैरिटी। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। थॉमस मैल्थस साहब का नाम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि थॉमस मैल्थस साहब किस पे वर्क कर रहे थे, पॉपुलेशन जेनेटिक्स पे, पॉपुलेशन इवोल्यूशन पे वर्क कर रहे थे, है ना। और इन्होंने क्या बोला, देखो याद रखना पॉपुलेशन से, कि ये वर्क किस पे कर रहे थे, पॉपुलेशन पे। तो इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया होगा किस पे दिया होगा, पॉपुलेशन पे स्टेटमेंट दिया होगा। क्लियर है? तो इन्होंने पॉपुलेशन पे दिया, इन्होंने कॉमन एंसेस्ट्री पे दिया। तो इन्होंने क्या बोला कि हमारा पॉपुलेशन साइज स्टेबल है बिकॉज रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। आवर population is stable because resources are limited and hence which produces the more progeny, chances of survival for them are
लार्जर या मोर। क्लियर है, बात समझ में आ गई कि सर थॉमस मेल्थर साहब ने क्या बोल दिया कि जिस देखो ऑब्वियस सी बात है कि आप आए, ठीक है, किसी के घर में, दोस्त के घर में दस्ती चले गए और खाने को थे दो ही लोगों के लायक खाना, ठीक है, और चले गए 10 लोग, तो ऑब्वियस क्या होगा कि 2 ही लोग का खाना अगर है, रिसोर्सेस कम है, लिमिटेड है, तो उससे क्या होगा, सारे को मिल नहीं पाएगा, तो कुछ लोग तो या तो चले जाएंगे, ठीक है, और कुछ लोग रुक जाएंगे। तो लोग चले जाना मतलब क्या, पॉपुलेशन साइज क्या है, लिमिटेड हो गया ना, स्टेबल हो गया, सर इतना ही को रहना चाहिए था, 2 की जगह 3 खा सकते हैं, 4 खा सकते हैं, 8 थोड़ी खा सकते हैं, तो 4 लोग रुक गए, बाकी लोग चले गए या आ ही नहीं, तो पॉपुलेशन साइज क्या है, लिमिटेड है या स्टेबल है, क्यों, रिसोर्सेज लिमिटेड है। क्लियर है, ये चीज कौन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, थॉमस मेल्थस साहब बोल रहे हैं। अब इनका नाम क्यों ले रहे हैं, इतना बार बार क्यों समझा रहे हैं, क्योंकि इनसे क्या एक लाइन दिया हुआ एनसीईआरटी में कि डार्विन साहब इनके वर्क से इन्फ्लुएंस्ड हुए थे। डार्विन साहब क्या हुए थे, इनके वर्क से इन्फ्लुएंस्ड हुए थे। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, इन्फ्लुएंस किससे हुए थे, थॉमस मेल्थस साहब के वर्क से इन्फ्लुएंस हुए थे। अब डार्विन साहब जा रहे थे, ठीक है, अब्बा के पास बहुत पैसा था, तो डार्विन साहब बोले जाएंगे, उनको इवोल्यूशन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, तो वो गए और अब्बा ने बोला क्या करो बेटा, मेरी शिप को ले जाओ, और उस शिप का नाम क्या है, रॉयल वेयाज HMS बीगल। कौन सी शिप, HMS बीगल, साथ में कैप्टन साहब भी गए। अब डार्विन साहब गए तो ये कहां गए, दैट इज गैलापैगोस आइलैंड गए, वेस्ट इंडीज का रीजन है अभी, दैट इज गैलापैगोस आइलैंड। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये जब वहां गए तो क्या लिखते हैं, इन्होंने देखा अलग अलग क्या है, पिंचेस हैं, बीक है, अलग अलग बर्ड्स के अलग अलग बीक है, मतलब ऐसा नहीं हर एक बर्ड का अलग बीक है, बहुत अलग अलग रीजन है। एक आइलैंड था ना, बड़ा आइलैंड है, तो मतलब समझो यहां से इन्होंने आइलैंड को शुरू किया, यहां से ये देखते आ रहे है ना, तो एक बड़ा सी रीजन में क्या मिला, अलग तरह के बीक मिले, किसी में छोटा बीक मिला, किसी में बड़ा बीक मिला, किसी में नोकीला बीक मिला, किसी का ऐसा डाउनवर्ड है, किसी का अपवर्ड है, बुक में डायग्राम किया देख लोगे, ठीक है। तो इन्होंने अलग अलग तरह के बीक देखे, किसके, बर्ड्स के। आजकल तुम ऐसा नहीं पाउड बनाते हो सेल्फी लेने के लिए, है ना, अलग अलग तरह का पाउड बना लेते हो, तो उनका भी पाउड दिख रहा था जिसको आप बीक बोल रहे हैं, ठीक है, फिंचेस बोल रहे हैं। एंड थैंक गॉड कि उस टाइम क्या नहीं था, मोबाइल नहीं था, तो हो सकता है डार्विन साहब भी सेल्फी लेते, वाह क्या वर्ड है, और फिर वो निकल आए थे, है ना, तो ये डिस्कवरी नहीं हो पाती, इवोल्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं हो पाता। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया, ना कि फोटो लिया। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला कि फिंचेस अलग अलग क्यों हैं, इसीलिए वो इंस्पायर थे इनके वर्क से। तो इन्होंने बोला अच्छा अलग अलग फिंचेस हैं, इनका नाम क्या पड़ गया, इन फिंचेस को हम क्या कहते हैं, डार्विन फिंचेस कहते हैं। क्या कहते हैं, डार्विन फिंचेस। समझ गए डार्विन फिंचेस क्या है, वो जो अलग अलग बीक हैं डिफरेंट बर्ड्स के। अब एनसीईआरटी क्या लिखता है, ये एक बहुत बेस्ट एग्जांपल है किसका, एडेप्टिव रेडिएशन का। किसका, एडेप्टिव रेडिएशन का बहुत बेस्ट एग्जांपल है। क्यों, व्हाट इज एडेप्टिव रेडिएशन, इस चीज को हम पहले समझने के लिए हमें कहां जाना होगा, 2 टर्म्स पढ़ने होंगे, दैट इज होमोलोगस ऑर्गन एंड एनालोगस ऑर्गन, या यू कैन से एनालोगस ऑर्गन को आप क्या कह सकते हैं, एनालॉजी, एंड होमोलोगस ऑर्गन को क्या कह सकते हैं, एनालॉजी। क्लियर है, होमोलॉजी एंड एनालॉजी। अब होमोलोगस ऑर्गन क्या, तो होम मींस सेम, लोगस मींस स्ट्रक्चर, तो सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शंस इज व्हाट, होमोलोगस ऑर्गन। जस्ट इसका अपोजिट कर दिया। देखो एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना कि जब 2 टर्म्स एक दूसरे के वाइसी वर्सा हो ना, अपोजिट हो ना, तो आप एक को याद रखो, एक को समझो, दूसरे को जस्ट उसका अपोजिट कर दो। वरना क्या होता है, आप दोनों को याद रखते हो, एग्जाम टाइम में भूल जाते हो कौन क्या था, कंफ्यूज कर जाते हो। याद दोनों रहता है, बट होमोलोगस क्या था या एनालोगस था, ये भूल जाते हो। क्लियर है, तो होमोलोगस क्या हो गया, सेम से याद रखिए, तो सेम स्ट्रक्चर है, फंक्शन डिफरेंट है, उसे हम क्या कहेंगे, होमोलोगस ऑर्गन। और जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा कि सर स्ट्रक्चर डिफरेंट है बट फंक्शन सेम है, तो उसे हम क्या कह देंगे, एनालोगस ऑर्गन। क्लियर है ये बात। तो होमोलोगस ऑर्गन को क्या कहा जाता है, आपकी बुक में एक चीज है, होमोलॉजी डिफाइंस द कॉमन एंसेस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कॉमन एंसेस्टर कौन होंगे, होमोलोगस ऑर्गन वाले होंगे, एनालोगस वाले नहीं। कौन, होमोलोगस वाले कॉमन एंसेस्ट्री शो करेंगे, तभी तो स्ट्रक्चर सेम है ना भाई। जैसे आप क्या बोलते हैं, अरे यार वो तुम्हारा भाई है क्या, बहुत चेहरा तुमसे मिल रहा, तुम्हारा भाई है, हाँ लेकिन वो तो कुछ और कर रहा है, तुम तो कुछ और कर रहे हो, वो तो ऐसा नहीं है, तुम तो वैसे नहीं हो।
बोलते हैं ना, मतलब क्या है, स्ट्रक्चर सेम है ना, चेहरा सेम मिल रहा है, मॉर्फोलॉजी सेम है, बट फंक्शन अलग है, कॉमन एंसेस्टर है, तो होमोलोगस ऑर्गन शेयर्स द कॉमन एंसेस्ट्री, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अरे इसमें भी एनालॉजी, इसमें एनालॉजी लिख दिया, अरे अरे इतना तो तुम समझ ही गए होगे, होमोलॉजी, होमोलॉजी, ठीक है, होमोलोगस ऑर्गन होमोलॉजी, एनालोगस ऑर्गन एनालॉजी, ठीक है। तो होमोलोगस ऑर्गन शेयर द कॉमन एंसेस्ट्री, और जो होमोलॉजी शो करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। क्या कहेंगे, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। देखो मैं लिखा पूरा नहीं रहा हूं, इसलिए कहीं भी लिख दे रहा हूं, एक अच्छे से पैनल में नहीं लिख रहा हूं ताकि आप समझ जाएं, ऐसी अभी लिखने का टाइम ही नहीं है। तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कौन शो करेगा, होमोलोगस। डाइवर्ज हो गए ना भाई, आप थे आपके भाई थे, दोनों अलग अलग रास्ते चले गए, क्या हो गया, डाइवर्ज हो गए। अब अगर ये हो रहा है डाइवर्ज, तो ये क्या हो जाएगा, अब आप खुद आंसर कर चुके होंगे, दैट इज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ये क्या शो करेंगे, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ये कन्वर्ज हो गए कि सर कॉमन एंसेस्ट्री तो नहीं बोलते ना, कि वो सेम सिस्टर फ्रॉम द अदर मदर, ऐसे कुछ बोलते हैं भाई। तो ये क्या हुआ, कन्वर्जेंट शो कर रहे कि सेम एंसेस्टर से नहीं है, बट फंक्शन क्या है, सेम है। तो ये क्या हुए, जुड़ गए, दैट इज कन्वर्ज, डाइवर्ज कन्वर्ज, डाइवर्ज कन्वर्ज। बालो क्लियर, कोई दिक्कत, वेरी गुड, ठीक है। इस पॉइंट को आप समझ गए। अब क्या हुआ, इस बात को समझिए, इस बात को बताया क्यों गया, हम डार्विन साहब पे थे, डार्विन फिंचेस पे थे, अडेप्टिव रेडिएशन पे थे। तो अडेप्टिव रेडिएशन क्या है, अडेप्ट करना कोई कंडीशन को, जिसका दो एग्जांपल देता है अदर देन डार्विन फिंचेस, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स एंड प्लासेंटल मैमल्स, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स किसे कहते हैं, पाउच एनिमल। वो जो कैंगरू होता है ना, कंगारू, कंगारू में क्या होता है, पाउच होता है, तो जिस एनिमल में पाउच होता है उसे हम कहेंगे क्या, मार्सुपियल्स कहेंगे। आप इनसे नहीं, पूरा चार्ट बना के डायग्राम बना के दिया हुआ है, बुक के साथ खोलो, चीजें आसानी से समझ में आते रहेंगे, ठीक है। तो अडेप्टिव रेडिएशन के बारे क्या लिखता है कि अगर एक से ज्यादा अडेप्टिव रेडिएशन, क्या, एक से ज्यादा, मोर देन वन अडेप्टिव रेडिएशन are found in an geographically isolated area, then it can be called as convergent evolution। समझो इस बात को, if more than one adaptive radiation, if more than one adaptive radiation is found in an geographical isolated area, then it can be called as convergent evolution, then it can be called as convergent evolution। क्लियर है, ठीक है। क्यों, देखो एक एकदम ये क्वेश्चन कैसे पूछता है कि वन पॉइंट से नेक्स्ट पॉइंट तक या लास्ट पॉइंट तक उन्हें क्या मिला, अलग अलग आइसोलेटेड एरिया में अलग अलग टाइप के फिंचेस मिले। क्यों अलग अलग फिंचेस था, इनसे इस चीज को बताता है कि सर अलग अलग तरह के बीक क्यों थे, कि सर वो क्या थे, कोई क्या होगा, फ्रूगीवोरस होगा, फ्रूट खाता होगा, ठीक है, वेजिटेबल है। कोई क्या होगा, इंसेक्टिवोरस होगा, इंसेक्ट खाता होगा। अब जिसे फ्रूट खाना, वो थोड़ी हमारी तरह मुंह खोलेगा फ्रूट काट लेगा, वो क्या करेगा, फ्रूट में ऐसे पिंच करेगा। अब पिंच करने के लिए बीक कैसा होना चाहिए, नुकीला होना चाहिए, जस्ट लाइक दैट। सर ऐसा होना चाहिए, बीक एकदम पॉइंटेड होना चाहिए, है ना। तो बीक पॉइंटेड होने चाहिए। अब कोई क्या इंसेक्टिवोरस, तो पॉइंटेड नहीं चाहिए, उसका ऐसा चाहिए इसे पकड़ सके, इस तरह का हो, थोड़ा सा घुमा हुआ पॉइंट हो, यहाँ पे थोड़ा सा पकड़ सके उस चीज को, ऐसे बीक देखते ना, इस तरह का बीक होता है, ठीक है, ऐसा बीक हो। किसी का स्मॉलर बीक चाहिए, किसी को लार्जर बीक चाहिए, तो दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ बीक, मॉडिफिकेशन ऑफ फिंचेस, और इसी को आप क्या बोल रहे हैं, एडेप्टिव रेडिएशन बोल रहे हैं। और अगर ये आपको अलग अलग दिखते हैं, अलग अलग तरह के बीक दिखते हैं डिफरेंट ज्योग्राफिकल आइसोलेटेड एरिया में, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोल सकते हैं।
क्लियर है? कोई दिक्कत है? नहीं है, ठीक है। तो डार्विन साहब का वर्क भी यहीं से मामला आता है, कनेक्टेड है। डार्विन साहब का वर्क ऑब्वियस है। तो एनसीईआरटी आपको एक लाइन और लिखती है, द बेस्ट एग्जांपल फॉर adaptive radiation is Darwin finches, other than that Australian marsupials and placental mammals। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो डार्विन साहब ने क्या किया, जैसे उन्होंने दिया थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड इनहेरिटेंस, डार्विन साहब ने क्या दिया, नेचुरल सिलेक्शन। क्या दिया? नेचुरल सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जिसका एक एग्जांपल आपको इंडस्ट्रियल मेलानिज्म दिखाता है, बुक में डायग्राम दिया हुआ है, लाइट कलर मोथ एंड डार्क कलर मोथ का, है ना। तो डार्विन साहब के वर्क से वो सब कुछ रिलेटेड है। डार्विन साहब ने कहा नेचुरल सिलेक्शन का पार्ट है ये, ऐसा नहीं है कि आपने दुआ किया हो मेरा बिग को पतला कर दो बिग पतला हो गया, नहीं। नेचुरल सिलेक्शन है, आपके हैबिट से, फूडिंग हैबिट से, हैबिटेट से वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन में क्या क्या पॉइंट है, जिस तरह लमार्क साहब ने इसमें बहुत से पॉइंट दिए, नेचुरल सिलेक्शन में क्या क्या पॉइंट है, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर ओवर प्रोडक्शन है। ओवर प्रोडक्शन की वजह से क्या होगा, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, आप दो टर्म सुने होंगे, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होगा सर, ओवर प्रोडक्शन हो गया ना, ओवर पॉपुलेशन हो गया, रहने में दिक्कत हो रही है। अब रहने में दिक्कत होगी तो क्या होगी, आपको अडेप्ट करना होगा डिफरेंट कंडीशन में, दैट इज हेरिडिटी एंड वेरिएशन। और अगर हेरिडिटी एंड वेरिएशन में जो बेटर अडेप्ट कर लेता है, जो बेटर वेरी कर लेता है, वो सरवाइव ज्यादा कर सकता है, जो नहीं कर सकता है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो हेरिडिटी एंड वेरिएशन से क्या आएगा, सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट, जो फिट है वो सरवाइव करेगा, जो फिट नहीं है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। और वो फिट वाले फिर आगे अपना प्रोजेनी प्रोड्यूस करेंगे एंड दे विल इवेंचुअली फॉर्म अ ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज। और इसी चीज से आता है कि डार्विन साहब ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या था, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। तो इस चीज को हम नेक्स्ट वन शॉट वीडियो में देखेंगे। ये था पार्ट 1। होप आपको समझ में आया हो। तो आप कमेंट करके बताएंगे कि भाई कैसा मामला रहा, आपको इसमें क्या चेंजेस चाहिए, या वो जो पीपीटी स्टाइल चलता है, पीपीटी भी आपको लास्ट में मैं दिखा दूंगा पूरा रिवीजन फॉर्म में। बट दिस इज द बेस्ट वे टू रिवाइज द इवोल्यूशन। इवन डेप्थ में ही बताया गया है, कनेक्ट नहीं किए हैं, जैसे मैं क्लास में करता हूँ उतना कनेक्ट नहीं किए हैं, बट फिर भी जितना पॉसिबल था अपने आपको बहुत रोका हूं मैं इस चीज को कि बस थोड़ा सा ऊपर ऊपर बताया जाए। फिर भी ये सारी चीज यहां तक एनसीईआरटी के आपके सारे पॉइंट बताए गए इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो बुक को ओपन करना है, एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है। सर हमने वो वीडियो में देखा, फला टीचर में देखा, फला हम इंस्टीट्यूट में बोला कि एनसीईआरटी से नहीं पढ़ो, एनसीईआरटी से ही पढ़ना है। जो नहीं समझ में आ रहा है, कुछ पॉइंट्स रह गए हैं, तो अपने आप टीचर से पूछिए, यहाँ आप कमेंट कर दीजिए, यहाँ पूछिए, मुझसे पूछिए, जिनसे भी आप पढ़ रहे हैं आप उनसे पूछें। अदरवाइज फिर भी नहीं हो पा रहा है या इतनी फिजिबिलिटी नहीं है, तब कोई आपको हर किसी को आजकल स्टडी मॉड्यूल वगैरह मिलते हैं, उससे चेक करो, ठीक है। लेकिन थ्योरी नहीं सर हो, इसमें ना इतने 10 एग्जांपल दिए हुए हैं। हमने होमोलोगस ऑर्गन एंड एनालोगस ऑर्गन के एग्जांपल भी अभी नहीं देखे हैं, वहां हम लोग देखेंगे। और चूंकि वो दिया हुआ याद रहता है सबको, इसलिए इतना बताया भी नहीं। क्लियर है? तो एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाना है, एग्जाम्पल एनसीईआरटी से बाहर नहीं करना है, थ्योरी एनसीईआरटी से बाहर नहीं करना है। समझने के लिए कुछ थोड़ी चीजें हैं जो कभी कभी टीचर्स को बतानी पड़ जाती है, बट आपको अलग से पढ़ने की थ्योरी कोई क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन बनाते रहिए, कोई और क्वेरी है, कोई और टॉपिक आप चाहते हैं वो बताइए, वो भी आएगा। हम इवोल्यूशन को नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। बुक लेके बैठना है। चलिए, थैंक यू।